हेलो फ्रेंड्स, अगर फिर से आप सभी का स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव स्टडी में। सो गाइस, आज का ये वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जो कि 20 जनवरी को सिमुलतला आवासीय विद्यालय का मेंस एग्जाम देने वाला है। मैंने आप सभी से वादा किया था कि सिमुलतला का मेंस एग्जाम का मैं प्रिपरेशन कराऊंगा, इसीलिए आज की इस वीडियो में हम लोग 2018 के मेंस के पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, मैंने आपको सिमुलतला आवासीय विद्यालय के प्रीलिम्स एग्जाम के लिए पिछले साल के पेपर सॉल्व कराए थे, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आ गए थे। इस बार भी हम लोग वैसा ही करेंगे। ये जो मेरे पास क्वेश्चन पेपर है वो हिंदी मीडियम में है, मैं इंग्लिश में भी आपको समझा दूंगा जो इंग्लिश मीडियम से है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग शुरू करेंगे मैथ से। क्वेश्चन के मैथ का आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो देखिए, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 50 से 80 के बीच कितनी पूर्ण संख्या है। देखिए, सभी क्वेश्चन एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का होता है मैथ्स के। तो याद रखिए कि आपको 5 क्वेश्चन में पांचों सही करने हैं, 50 नंबर लेना है। मैथ का बहुत ही इजी पोर्शन होता है, और मैंने आपको पिछले वीडियो में यह भी बताया था कि आप मैथ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा नंबर सिस्टम चैप्टर पर फोकस करें, संख्या प्रणाली, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, 50 से 80 के बीच में कितनी पूर्ण संख्या है, उन्हें लिखें। तो देखिए, होल नंबर ये क्या है, नंबर का टाइप है। नंबर यानी कि संख्या, हिंदी वाले इंग्लिश वाले दोनों को मैं बता दूंगा। तो संख्या, नंबर, इससे मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ कि जो भी क्वेश्चन है बना लीजिए। तो नंबर्स के देखिए बहुत सारे टाइप होते हैं। पहला नंबर देखा जाए तो होल नंबर ही होता है, जो आपसे क्वेश्चन ने पूछा है। होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या, ठीक है, पूर्ण संख्या। नेक्स्ट है कि नेचुरल नंबर, ठीक है, होल नंबर, नेचुरल नंबर। उसके बाद आपको पढ़ना है प्राइम नंबर, ठीक है, और आपको पढ़ना है इंटीजर। तो मैं सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, क्या कि एक क्वेश्चन से अगर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएगा तो बना लेना, ठीक है। अगर आप हिंदी माध्यम के भी हैं तो इंग्लिश में बता दे रहा हूँ, मुझको उतना ज़्यादा हिंदी आता नहीं है। पहली बात, मैं सीबीएसई का स्टूडेंट हूँ, इसीलिए आप इंग्लिश में ही देख लीजिए, समझ लीजिए। मैं हिंदी में समझा दूंगा। इंग्लिश में इसका नाम इंटीजर है, प्राइम नंबर है, नेचुरल नंबर है, होल नंबर। क्वेश्चन आपसे ये पूछा था पूर्ण संख्या, और इंटीजर होता है। और ये हो गया 4, हम लोग 4 ही डिस्कस करते हैं, 6 में ज़्यादा नहीं आएगा। तो पहला होल नंबर। तो होल नंबर यानी कि ऐसे नंबर जो जीरो से शुरुआत हो, 0 1 2 डैश 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 इनफाइनाइट तक जाएगा, यानी कि नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, ऑल द काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। अब काउंटिंग नंबर्स को क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर, यानी कि जिस नंबर को हम लोग काउंट कर सकते हैं। काउंट जीरो से थोड़ी ना शुरू करते हैं, काउंट 1 2 3 4 ऐसे ना काउंट करते हैं। तो ये हो गया नेचुरल नंबर। उसके बाद होल नंबर हमने समझा दिया कि उसमें जीरो लग जाएगा, नेचुरल नंबर में जीरो इंक्लूड कर दीजिए तो होल नंबर, और नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर, और प्राइम नंबर जिस भी संख्या का 2 फैक्टर हो, 2 फैक्टर हो, 3 फैक्टर होगा तो वो कौन सा नंबर बन जाएगा, वो आपका कंपोजिट नंबर बन जाएगा। एक और नंबर का टाइप होता है कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो देखिए, 5 को मैं समझा दे रहा हूँ। पहला होल नंबर, नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, इंटीजर, कंपोजिट नंबर। तो नेचुरल नंबर समझ गए, काउंटिंग नंबर। प्राइम नंबर देखिए क्या होता है, 2 फैक्टर होता है। 2 फैक्टर, मान लीजिए कि अगर नंबर ले लिया 2, तो 2 के पास कौन कौन फैक्टर है, एक तो 1 है, एक सभी का फैक्टर होता है। उसके बाद कौन फैक्टर है, 2 है, यानी कि इसका 2 फैक्टर हो गया, 1 और 1 2। प्राइम नंबर किसको कहते हैं, नंबर विच हैव 2 फैक्टर, 1 एंड नंबर इटसेल्फ, यानी कि एक इस संख्या जिसके पास 2 फैक्टर हो। एक तो संख्या खुद ही वो उसका फैक्टर है, और एक उसका फैक्टर है, समझ गए, 2 फैक्टर हो। उसके बाद इंटीजर, तो मैं इंटीजर इसको रेज करके समझा देता हूँ। तो देखिए, इंटीजर होता क्या है कि आपने अभी तक ये पढ़ा, होल नंबर, नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये सभी क्या होता है कि ये सभी पॉजिटिव नंबर ही सिर्फ होते हैं। लेकिन इंटीजर में आपको निगेटिव नंबर भी देखना पड़ता है, ठीक है, निगेटिव नंबर। यानी कि इंटीजर में कौन कौन से आता है, पॉजिटिव प्लस निगेटिव नंबर इज कॉल्ड इंटीजर, ठीक है। अब मैं थोड़ा बता देता हूँ कि पॉजिटिव नंबर क्या होता है, निगेटिव नंबर क्या होता है। और याद रखिएगा, इसमें जीरो भी होता है, जीरो भी एक इंटीजर है। तो इंटीजर का अगर डिफिनेशन देना चाहे तो नंबर, ऑल द पॉजिटिव नंबर एंड निगेटिव नंबर इंक्लूडिंग जीरो इज कॉल्ड इंटीजर, यानी कि जीरो को मिला करके पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव नंबर, ये सभी क्या कहता है, इंटीजर कहलाता है। तो पॉजिटिव जैसे कि 9 8 5, जिसमें प्लस का साइन हो पॉजिटिव, और जिसमें माइनस का साइन हो जैसे कि -5 -4, ये सब निगेटिव नंबर, और जीरो, ये सभी मिला करके इंटीजर हो गया। तो ये मैं समझ चुका हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद कंपोजिट नंबर, तो कंपोजिट नंबर अभी अपने प्राइम नंबर में पढ़ा है कि 2 फैक्टर, कंपोजिट में क्या होता है, 3 फैक्टर, मोर देन 2, ठीक है, 3 या 4 5 कितना हो, 2 से ज्यादा हो, 2 होगा तो प्राइम, 2 से ज्यादा होगा तो कंपोजिट। अगर क्वेश्चन में ये भी पूछे कि सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट और प्राइम, तो देखिए मैं सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट और प्राइम नंबर बताता हूँ। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर,
स्मॉलेस्ट अगर क्वेश्चन में ओड प्राइम पूछे तो 3 है, और इसी तरह सिर्फ प्राइम नंबर पूछे तो 2 है, क्योंकि एक तो प्राइम नंबर है ही नहीं। और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, ठीक है, कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कितना हो गया, 4 हो गया, क्योंकि इसके पास 4 के पास कौन कौन से फैक्टर है, एक तो 1 4 का फैक्टर है, ये 4 खुद है इसका फैक्टर, एक 2 है, यानी कि इसके पास 3 फैक्टर है, इसीलिए ये कंपोजिट नंबर है, इसीलिए 4 स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है। तो एक क्वेश्चन के लिए हमने इतने कॉन्सेप्ट डील कर लिए, इससे जितने भी क्वेश्चन आएंगे इससे रिलेटेड इस साल तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए इसका आंसर बताता हूँ मैं। तो देखिए जो हमारा ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन था, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 50 से 80 के बीच कितनी पूर्ण संख्या है। तो देखिए 50 से 80 के बीच कह रहा है, यानी कि 50 को छोड़ देना है, जब भी कहे 50 को छोड़ देना है और 80 को छोड़ देना है, ठीक है। 50 और 80 को छोड़ करके आपको प्राइम नंबर लिखना है, सॉरी पूर्ण संख्या लिखना है, यानी कि पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। तो 50 80 को छोड़कर 51 से कहाँ तक जाएंगे, 79 तक। तो आपको सभी सब्जेक्टिव में पेपर में एकदम अच्छे तरह राइटिंग में लिखना है, इसमें कोई कैलकुलेट करके आंसर नहीं देना है, अच्छे से सभी को लिखना है। तो ये आप सभी लिख दीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं कंसेप्ट डील कर दिया, आप लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं, क्वेश्चन नंबर B1 का 2 क्वेश्चन है, ये 10 नंबर का है, 5-5 नंबर का 2 क्वेश्चन है, 5-5 नंबर का हो जाएगा। एक मशीन औसतन प्रतिदिन 2825 पेंसिल बनाती है, फरवरी 2008 में उस मशीन ने कुल कितनी पेंसिल बनाई। तो ये देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए, मैं आपको जूम करके दिखा दे रहा हूँ। एक मशीन औसतन प्रतिदिन 2885 पेंसिल बनाती है, फरवरी 2008 में इस मशीन ने कितने पेंसिल बनाए, देख करके कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर। तो देखिए आपने एक कॉन्सेप्ट शुरू से बचपन से ही आपको बताया जा रहा है कि एक लीप ईयर भी कुछ होता है, ठीक है, ठीक है। और लीप ईयर में आपको ये भी बताया जा रहा होगा कि फरवरी के महीने में लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, फरवरी के महीने में 29 दिन होते हैं, ठीक है। अभी देखिए 2022 है, तो 2022 में फरवरी में कितना दिन होगा, 28 दिन होगा, लेकिन लीप ईयर में एक दिन बेसी होता है। इसीलिए क्वेश्चन ने पूछा है कि 2008 फरवरी में। आप ये भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन को सिर्फ फरवरी नहीं देना चाहिए था, 2008 किस लिए दिया है, पहला गया है क्या पेपर बनाने वाला, तो नहीं, ये आपके दिमाग को चेक करना चाहता है कि आपने जो बचपन से पढ़ा है वो सही कर पाते हैं नहीं। तो चलिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो 2008 फरवरी में 29 दिन हो गए, कुछ बचे 28 लेंगे, इसीलिए उनका गलत हो जाएगा। और औसतन एक दिन में 2825 पेंसिल बनाती है, तो 2008 फरवरी में 29 दिन होगा, लीप ईयर है। लीप ईयर पता करने के लिए क्या करते हैं, 2008 देखिए, पहले मैं बता देता हूँ कि 2008 लीप ईयर है कि नहीं। तो 2008 को किसी भी ईयर को आपको क्या करना है कि उसको 4 से डिवाइड देना है। अगर वो 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए, यानी कि वो उस साल लीप ईयर था, जैसे कि 4 से 4 5 0 4 2 0, यानी कि कम्प्लीटली डिवाइड हो जा रहा है, यानी कि 2008 लीप ईयर था, इसीलिए 2008 के फरवरी में 29 दिन होंगे। अब आपको करना है कि अगर आप लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। तो देखिए आप लिखेंगे पेंसिल मेड बाय मशीन डेली, यानी कि मशीन के द्वारा औसतन डेली कितने पेंसिल बनाए जाते थे, 2825। अब नीचे लिखेंगे पेंसिल मेड बाय मशीन इन फरवरी 2008, फरवरी 2008। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ, ठीक है। फरवरी 2008 में मशीन के द्वारा कितने पेंसिल बनाई जाएगी, फरवरी में कितना दिन होगा, डेज इंटू पेंसिल्स, ठीक है, कितना दिन होगा, 29 इंटू पेंसिल कितना है, 2825। इसको दोनों को गुना कर करके आप कमेंट कर दीजिएगा इसका कितना आंसर होगा, उसको यहाँ पर लिख देना है। और लिख देंगे लास्ट में हैंस पेंसिल मेड बाई मशीन्स इन द मंथ ऑफ फरवरी इन 2008, यहाँ लिख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके आप कमेंट कर दीजिए। मैं आपका कंसेप्ट क्लियर कर दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का ए और बी दोनों देखिए। 36/48 के तुल्य वह भिन्न ज्ञात करें जिसका अंश 9 हो हर 4 हो। तो देखिए मैं आपको हिंदी माध्यम वाले को, तो मैं हिंदी माध्यम वाले अपना क्वेश्चन देख सकते हैं, इंग्लिश माध्यम वालों को तो मैं बता ही दूंगा, ठीक है। तो देखिए आपने एक नाम पढ़ा होगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ये भी मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यानी कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, हिंदी माध्यम वाले ध्यान से समझना। और देखो अगर मान लीजिए 7/5 है, तो इसका
इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अगर मान लो कि मैं ऊपर 7 से कर दूं गुना 14/5 कर दूं, तो क्या मैं 7/5 को 14/5 लिख सकता हूँ? बिल्कुल नहीं, ये गलत हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर मैं 5 को भी 2 से गुना करके यहाँ पर 5 की जगह 10 लिख दूं, तो क्या ये सही है? 7/5 14/10 के इक्वल है। हाँ, बिल्कुल सही है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब यह होता है कि व्हेन वी मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर of a fraction by the same number, then the number is obtained is equivalent to the first number। यानी कि जब भी हम लोग किसी भी फ्रैक्शन में इस सेम नंबर से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, तो जो नंबर ऑब्टेंड होता है वो ये वाला दूसरे के इक्विवेलेंट होता है। अब देखिए इक्विवेलेंट कैसे हो, 7/5 कह रहे हैं कि 14/10 के इक्वल, बिल्कुल इक्वल है। फिर आपको काट के इसको नहीं ला सकते हैं 7/5, देखिए। यानी कि शर्त क्या है कि दोनों में एक ही नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करना है, आपको जो करना है जो करिए, ठीक है। ये बुझा गया। अब देखिए ये भी क्वेश्चन उसी पर बेस्ड है। अब हम लोग इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अंश 9 है, यानी कि अंश को क्या कहते हैं? न्यूमरेटर। न्यूमरेटर आपका 9 लाना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व। तो देखिए 36/48 है, ठीक है। तो अंश यानी कि ये वाला 9 लाना है। तो सोचिए 36 में किससे हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये 9 आ जाएगा, ठीक है। तो x का वैल्यू निकालेंगे तो 36 = 9x, एक इक्वेशन मान लीजिए। x = 36/9, यानी कितना आ गया? 4। यानी कि 36 में आप 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 9 आ जाएगा। ये तो आप बहुत ईजी है, आप लोग पहाड़ा पढ़ते होंगे, याद होगा तो कर सकते हैं। यानी कि इसमें क्या हो रहा है? इक्विवेलेंट के नाम पर डिवाइड हो रहा है। तो अभी आपने इक्विवेलेंट का रूल पढ़ा है कि ऊपर वाला में डिवाइड होगा तो नीचे वाला में भी सेम नंबर से डिवाइड होगा। तो ये हो जाएगा 9/12। तो ये हो जाएगा 36/48 के बराबर कौन सा नंबर है? पहला का आंसर 9/12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर 4 है, यानी कि उसका डिनोमिनेटर कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए। तो मान लीजिए 36 डिवाइड 48 में से आप कितने में डिवाइड करेंगे कि डिनोमिनेटर 4 आना चाहिए? तो 48 में मान लीजिए अगर हम लोग बड़ चौक 48 12 से भाग देते हैं तो ऊपर भी 12 से देंगे, यानी कि 12 तिया 36 बड़ चौक 48, यानी कि आपका दूसरा कैंसर ये वाला, पहला कैंसर ये वाला। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से कंसेप्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको मैं आपको जूम करके दिखा दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिसमें 3 8 9 4 3 6 और 5 4 2 को भाग देने पर क्रमशः 4 7 और 3 शेष बचे। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन दो प्रकार के आते हैं। पहला क्वेश्चन ऐसे होता है, कुछ क्वेश्चन में आपको एक ही रिमाइंडर देता है, लेकिन इसमें अलग अलग रिमाइंडर है। यानी कि अगर इस संख्या को उससे डिवाइड करेंगे तो इस 389 के लिए 4 शेष बचेगा, 436 के लिए 7 शेष बचेगा और 542 के लिए 3 शेष बचेगा। यानी कि इसमें से हम लोग सभी घटा दें तो आपका निकल जाएगा कि वो नंबर कितना से हम लोग को करना है, ठीक है। तो 389 के लिए आपका रिमाइंडर कितना आ रहा था? 4, यानी कि 389 - 4 ये आपका 385 आएगा। उसके बाद आपका आ रहा था 436 में रिमाइंडर 7। तो मैं अभी आपको बताऊंगा कि मैं माइनस ही क्यों कर रहा हूँ, प्लस क्यों नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। 436 - 7 ये आपका आ जाएगा 429, 542 - 3, ठीक है, इक्वल टू 539। ये हो गया। तो देखिए कह रहा है कि अगर मान कोई भी क्वेश्चन, फिर से मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मैं माइनस क्यों कर रहा हूँ। कह रहा है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है जिससे 389 436 और 542 को भाग देने पर 4 7 और 3 शेष बच रहा है। यानी कि इन सभी संख्याओं का रिमाइंडर कितना बच रहा है? 4 7 3। ये सभी समय तो देखिए डिवाइड करने पर इतना रिमाइंडर बच रहा है, शेष बच रहा है। तो अगर हम इसमें से घटा दें तो ये पूरा तीनों की संख्या से डिविजिबल हो जाए कि नहीं। मान लीजिए मैं एग्जांपल से समझा देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए 4 से मैंने 9 को भाग दिया तो 4 दूने के 8, एक शेष फल बचा, ठीक है। तो यही कह रहा है कि मान लो कि 4 हमको पता नहीं है क्वेश्चन में, क्वेश्चन यहाँ से समझिए। मान लीजिए कि कोई दिया हुआ है कि मान लीजिए कि 9 को हम किसी संख्या से भाग देने पर उसका रिमाइंडर शेष 1 बच रहा है, तो संख्या निकालना है। तो देखिए शेष 1 बच रहा है, यानी कि अगर मान लीजिए 9 में से 1 घटा दे 8 और
ये आ गया 8, तो क्या ये 4 से 8 कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं हो जाएगा? यानी कि घटा देने से अब शेष तो नहीं ना बचेगा। वही बात यहाँ पर भी मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो ये आप घटा दिए, इसके बाद इसका आपको क्या करना है, महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो इन तीनों का महत्तम समापवर्तक HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इन तीनों का डिवीजन मेथड से आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं। 385 से पहले छोटा नंबर लीजिए, उसके बाद 12 नंबर 539, इसको आपको भाग देना है, ठीक है। तो 385, तो एक मरतबे लगाइए 385, ये हो जाएगा 4, 8 4 12, 8 5 13, 1, ठीक है। अब फिर 154 आ गया, 154 से 385 को भाग लगाइए। अब 154, 154 को 2 बार गुना करके देख लीजिए, ज़्यादा हो जाएगा तो एक सीधी लगाइए। 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 के 0, 2 एकम 2 1 3, ठीक है। तो ये कम आ रहा है इसीलिए इसको लगा दीजिए, यानी कि हो जाएगा 15 में से 8 गया 7, 7 कट गया, यानी कि फिर 77 से 154 लगाइए। 77 से 154 लगाइए तो क्या आ जाएगा, ये अब दो बार में लगेगा। 77 दूनी 7 का 14 का 4, 7 का 14 1 15, यानी कि 2 बार में कट गया 154, यानी कि इन दोनों में आपका HCF कितना है, 77। अब एक और संख्या बचा है, कौन बचा है, 429। अब 77 को 429 से भाग दे करके HCF निकल। अब देखिए हम लोग 77 से 429 को भाग देते हैं, तो देखिए आप इसको 5 बार में लगा के देखिए कितना आ रहा है। 7 5 35 के 5 हासिल 3, 7 5 35 3 38, 385। आप इसको अगर 6 बार में लगाते हैं तो ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए हम लोग इसको 5 ही बार में लगाएंगे, 6 बार में ज़्यादा हो जाएगा। तो 5 बार में 385, 9 में से 5 गया 4, फिर ये हो जाएगा 12 में से 8 गया 4, ये कट गया कैंसिल। अब 44 77 को भाग दिए, 44 दूनी 88 ज़्यादा हो जाएगा, एक मरतबे 3 3, फिर 33 से 44 को, 33 से कम 33, 1 1, फिर 11 से 33 को, यानी कि 11 3 33, 33 कट गए, यानी कि आपका लास्ट में कौन आया, डिविडेंड 11, यानी कि आपका 11 राइट आंसर हो जाएगा HCF, ठीक है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका ई। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर बी, पहला का तो 11 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन ने 45.25 रुपये खर्च किए और शेष 30.85 बचे, तो उसके पास कुल कितने रुपए थे। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, दोनों को जोड़ देना है। चलिए इसको जोड़ लेते हैं। तो देखिए पहला दिया हुआ है 45.25, दूसरा दिया हुआ है 30.85। आपको सिर्फ अच्छे से कॉलम बना करके जोड़ लेना है, यानी कि 76.10 रुपया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप अपने से लैंग्वेज लिखना आप अपने से सीख जाइएगा, ये बहुत बड़ी बात नहीं होती, आप वहाँ पर अच्छे से मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 दर्जन पेन का मूल्य 180 रुपये है और 8 बॉल पेन का मूल्य 56 रुपये है, तो पेन के मूल्य का बॉल पेन के मूल्य से अनुपात ज्ञात करें। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें पहले क्या करना है कि दोनों पेन एक एक कलम का दाम निकाल लेना है, एक बॉल पेन का और एक ऐसे पेन का, और दोनों का रेशियो निकाल देना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व। तो देखिए 1 दर्जन, यानी कि 1 दर्जन पेन का दाम कितना है, 180 रुपये, यानी कि 1 दर्जन में 12 का 180 रुपये है। एक पेन का कितना हो जाएगा, 180/12, यानी कि इसको काट सकते हैं, 12 एकम 12, 12 पचे 60, यानी कि एक पेन का कितना हो गया, 15 रुपये, ठीक है। अब देखिए 8 बॉल पेन का, 8 बॉल पेन का आपको दाम दिया हुआ है 56 रुपये, ठीक है, 56 रुपया। तो एक बॉल पेन का कितना हो जाएगा, 56/8, यानी कि 56 7 रुपया। अब रेशियो निकाल देना है, यानी कि 15:7, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार हॉल की लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुणों से 5 मीटर अधिक है, तो यदि चौड़ाई 6 मीटर है तो उसकी हॉल की लंबाई ज्ञात करिए। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का ही। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसका सॉल्व कराता हूँ, ठीक है। तो देखिए आयताकार यानी कि इंग्लिश में उसको कहते हैं रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल कुछ ऐसा फिगर होता है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन होता है, 4 साइड होते हैं, ये दोनों साइड इक्वल होता है और ये वाला इक्वल होता है, यानी कि अपोजिट साइड इक्वल होता है, सभी एंगल 90 का होता है। कह रहा है कि एक आयताकार हॉल की लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुणों से 5 मीटर अधिक है, यदि चौड़ाई 6 मीटर है तो हॉल की लंबाई ज्ञात। तो देखिए इसका ये वाला ब्रेथ होता है और ये वाला लेंथ होता है, ठीक है, तो लेंथ ब्रेथ हो गया। अब आपसे क्वेश्चन कह रहे हैं,
तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसका जो लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुणों से 5 अधिक है। तो सपोज करिए कि मान लीजिए कि हम लोग लेट किसको करते हैं, ब्रेथ को। तो ब्रेथ बराबर एक्स लेट कर लेते हैं, ब्रेथ को मान लीजिए एक्स मान लेते हैं। इस इक्वेशन बना दूंगा, इक्वेशन से आप लोग क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या कर रहा है कि अगर मान लीजिए ब्रेथ एक्स है तो उसका जो लंबाई है उसके चौड़ाई के 2 गुणों से 5 अधिक है। तो यानी कि देखिए लेट किसको करना है, जो आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो लेंथ कह रहा है, तो लेंथ निकालना है आपको, लेंथ कितना है, तो इसी को आपको इक्वेशन बनाना है इसी पर। तो उसके चौड़ाई से 2 गुना, मान लीजिए चौड़ाई अगर हम लोग नहीं लेट करते तो ये कैसे पता चलता है कि चौड़ाई का 2 गुना से 5 कितना अधिक हुआ। तो लेंथ मान लीजिए लेंथ हम ब्रेथ हमने एक्स लेट किया, तो चौड़ाई के 2 गुना यानी कि ब्रेथ का चौड़ाई का 2 गुना यानी कि 2 इंटू एक्स प्लस 5 है, उसके 5 अधिक है, चौड़ाई का 2 गुना का 5 अधिक है। तो ये कुछ इस प्रकार बनेगा 2 इंटू एक्स यानी कि 2x प्लस 5। ये हो गया ब्रेथ के लिए इक्वेशन और ये हो गया लेंथ के लिए इक्वेशन। अब आपको इस क्वेश्चन में दिया हुआ होगा कि चौड़ाई कितना है। तो यदि चौड़ाई 6 मीटर है यानी कि ब्रेथ एक्स लेट किया था वो कितने की इक्वल है, 6 मीटर की इक्वल है। यानी कि अगर लेंथ कितना हो जाएगा, 2 इंटू एक्स जब पुट करिए 6 प्लस 5 यानी कि आपका आ जाएगा 12 और 5 17, ठीक है। यानी कि आपका लेंथ कितना आ जाएगा 17 मीटर, ब्रेथ कितना था 6 मीटर। इस क्वेश्चन का सलूशन आ गया। बस कुछ नहीं करना है, जो आपको फाइंड करना है उस पर इक्वेशन बना करके और फाइंड कर देना है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए इस हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का ए सॉल्व कर ले लिए और बी बचा है। 60 मीटर भुजा वाले वर्गाकार बगीचे के चारों ओर तार लगाने का व्यय 25 रुपये प्रति मीटर की दर से ज्ञात करें। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, आपने एरिया पेरीमीटर स्क्वायर पर है उसे क्वेश्चन है। तो मान लीजिए कि ये वाला एक स्क्वायर है, फिगर एक स्क्वायर है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में स्क्वायर से ही रिलेटेड है, स्क्वायर को हिंदी में क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। तो 60 मीटर, तो मैं पहले स्क्वायर का प्रॉपर्टी बताता हूँ कि स्क्वायर का सभी साइड क्या होता है, इक्वल होता है। यानी कि अगर ये वाला 60 मीटर है तो ये भी 60 मीटर, ये भी 60 मीटर। प्रॉपर्टी सभी का पता रहेगा तो क्वेश्चन बन जाएगा। अब कह रहा है कि इसको चारों तरफ तार लगाते हैं बाउंड्री पर। तो याद रखिएगा तार बाउंड्री पर लगाने के कह रहा है, यानी कि इसके दीवारों पर लगाने के लिए कह रहा है। अगर इसके पूरे एरिया में फैलाने के लिए कह नहीं रहा है, इसीलिए इसका पेरीमीटर निकालेंगे। पेरीमीटर आपने क्या पढ़ा है कि सम ऑफ बाउंड्री ऑफ ऑल साइड, यानी कि इसका पेरीमीटर कितना आ जाएगा, पेरीमीटर 4a होता है। सम ऑफ बाउंड्री एक साइड का ये पेरीमीटर सभी साइड का कितना हो जाएगा 4a, यानी कि 4 इंटू 60 यानी कि 240 मीटर। 1 मीटर का आपको दाम दिया हुआ है 25 रुपये, ठीक है। 1 मीटर का कितना दिया हुआ 25 रुपये, तो 240 मीटर का कितना हो जाएगा। सिंपल यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन है, 225 इंटू 240 और इसी को गुना करके जितना आंसर आएगा वो लिख लीजिए। कमेंट करिए इसका आंसर कितना होगा, मैं आप सभी का कमेंट चेक करूंगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए सिर्फ क्वेश्चन नंबर 5 बच गया है। निम्नलिखित को दशमलव का प्रयोग करके सेमी में व्यक्त कीजिए, यानी कि 9 सेमी 5 मिलीमीटर को आपको सेमी में आंसर देना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। पहले एक टेबल याद रख लीजिएगा, मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलो, ये सभी आप टेबल याद रख लीजिएगा, शॉर्ट नेम है यूनिट के। तो ये टेबल याद रखिएगा, मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलो। तो मान लीजिए आपको मिली से सेंटी पे जाना है, ठीक है। तो 1 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है। तो इसमें क्या करेंगे आप 10 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए कि ऊपर से नीचे आना है तो डिवाइड करना है हर एक पर 10, यानी कि मिली से सेंटी में 10, मिली से डेका डेसी में जाना है तो 100, मिली से मीटर में जाना है तो 1000, मिली से डेका में जाना है तो 10 का पावर 4, ऐसे ही आप चलते रहेगा। अगर ऊपर से नीचे जाना है तो आप उतना ही 10 से, जितना स्टेप नीचे जाएंगे उतना 10 से मल्टीप्लाई करेगा, एक ट्रिक होता है। तो आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि 9 सेंटीमीटर और आपको दे रहा होगा 5 मिलीमीटर, यानी कि 9 सेंटीमीटर प्लस 5 मिलीमीटर। मिलीमीटर को सेंटीमीटर में करना है, यानी एक स्टेप नीचे चलना है, एक स्टेप ऊपर बढ़ना है। तो ऊपर बढ़ने के लिए 10 से डिवाइड, यानी कि 5/10 मिलीमीटर सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 10, ये एलसीएम ले लीजिए 10, यह 90 प्लस 5 यानी कि 95/10, यानी कि आपका राइट आंसर क्या होगा 9.5 सेंटीमीटर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 154 मिलीमीटर, यानी कि 154 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में करना है। तो सिर्फ इसमें तो कुछ नहीं करना है, 154/10 यानी कि ये हो जाएगा 15.4 सेंटीमीटर, बस
मिलीमीटर को सेंटी में कन्वर्ट कर लेके 10 से डिवाइड कर दीजिए। उसके बाद अब हमारा लास्ट क्वेश्चन बच, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 का बी, निम्नलिखित को आरोही और अवरोही क्रम में लिखे। तो आरोही मतलब असेंडिंग ऑर्डर छोटा से बड़ा, अवरोही मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर बड़ा से छोटा। चलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व, तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। आरोही क्रम में लिखेंगे पहले आरोही, आरोही मतलब असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग यानी कि छोटा से बड़ा। तो डिनोमिनेटर सेम है तो सबसे बड़ा जो न्यूमरेटर होगा, जो सबसे बड़ा होगा सबसे बड़ा होगा, सबसे छोटा होगा, डिनोमिनेटर को भुला जाना है। सबसे छोटा कौन दिख रहा है? 1 6 9 5 8 2 में 1, यानी कि 1/10। उसके बाद 2/10, उसके बाद आपका 5/10, उसके बाद 6/10, उसके बाद 8/10, उसके बाद 9/10। ठीक है। उसके बाद अवरोही क्रम यानी कि अवरोही यानी कि डिसेंडिंग यानी कि 12 से छोटा। सबसे बड़ा कौन है आपका दिख रहा है? 9/10, उसके बाद 8/10, इसी का उल्टा लिख देना है। उसके बाद 6/10, इसके बाद 5/10, उसके बाद 2/10, उसके बाद 1/10। हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 भी यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है? 1/7, उसके बाद 2/7, 5/7, 3/7, 11/7। ठीक है, 4/7। तो पहला क्या हो जाएगा? आरोही क्रम। आरोही मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका? सबसे छोटा कौन है? 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 11/7। अब इसका डिसेंडिंग आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, मैं यहाँ डिसेंडिंग लिख देता हूँ। डिसेंडिंग मतलब होता है अवरोही क्रम, यानी कि 12 से छोटा लिखना है, अवरोही क्रम। तो आपको इसका डिसेंडिंग लिख के बताना है, कमेंट कर देना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।